हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग के जो है एमसीक्यूज। और जो हमारा जो टॉपिक रहेगा प्लांट ब्रीडिंग में सब्जेक्ट में वो है हेट्रोसिस। इसके बारे में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। जो सभी कोई भी एग्जाम हो जिसमें हेट्रोसिस जो है सिलेबस में है, 100% ये मान लेना, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। हेट्रोसिस इसके साथ साथ जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि हेट्रोसिस के साथ ही जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है आता है। तो इस इन दोनों टॉपिक के हेट्रोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के जो है क्वेश्चन है इसमें। चलिए देख लेते हैं। और ये गारंटी है 8वीं क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। तो जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। जैसे सहायक कृषि अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं, कृषि व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा एग्री पावर जयपुर कोचिंग से एप्लीकेशन परचेज कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? द बुक क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन वेजिटेबल किंगडम वाज रिटन इन 1876। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? कौन थे जिन्होंने क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड इन वेजिटेबल किंगडम, ये जो पुस्तक है वो लिखी है, बुक जो है जिन्होंने लिखी है वो कौन है? ये हैं डार्विन। ये याद रखें, डार्विन ने जो है इस बुक को लिखा है। बाईकादा जो है डार्विन ने ये भी बोला है कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन जो है, जो क्रॉस पॉलिनेटेड जो वैरायटी रहती है, क्रॉस पॉलिनेशन जो रहता है वो बेस्ट है सेल्फ से, ऐसा इन्होंने बोला है, इस बुक के माध्यम से बताया। तो ये ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। चलिए, हाँ भाई लिख लिया। हम्म। और ये और बता दूं, जो है इसी बुक में जो है जो मेज, इसी बुक में मेज और मेज पर जो है इन्होंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग, या इसको कह दो, चलो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कह दो, है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसके जो प्रभाव हैं इनका अध्ययन किया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? मक्के पर जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन और इसका जो इफेक्ट है, इसका जो अध्ययन है वो इस पुस्तक में दिया है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सो मॉडरेट, देखिए जब आप पढ़ोगे डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हाई, मॉडरेट, लो और नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो यहां पर पूछा है मॉडरेट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ज्वार है, बाजरा है, मेज है, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव जाएगा। जब आप थ्योरी पढ़ोगे, देखिए जब आप थ्योरी पढ़ोगे तभी आप इन क्वेश्चनों को और परफेक्टली कर पाओगे, ये ध्यान रखें। यदि आप थ्योरी पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे। यदि आप साइट कृषि अधिकारी या कृषि व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो भाई दादा हमारे कोर्स में बहुत अच्छे से हेट्रोसिस को पढ़ाया हुआ है, बहुत शानदार कंटेंट उसमें ऐड किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लो डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आपको बताना है लो डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अनियन है, मैनी टूटरबिट्स, सनफ्लावर, ये सभी है, इसका जो आंसर है वो सभी जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए भाई, है ना, अच्छे से आप पढ़ो और पढ़ के आप आंसर देने का प्रयास, सेल्फ आप आंसर देने का प्रयास किया करो, क्या है क्या नहीं है। चलिए, है ना, बहुत कम इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन क्रॉप में जो है देखने को मिलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजाइडस एंड हेट्रोजाइडस बैलेंस वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? बताइए भाई, ये जो है हेट्रोसिस सॉरी होमोजाइडस एंड हेट्रोजाइडस जो है बैलेंस है, ये किसने जो है? मैथर ने। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन ठीक है, यदि आता है तो आप कर लेना। टर्म हेट्रोसिस, हेट्रोसिस जो टर्म है 1914 में जो है सबसे पहले टर्म हेट्रोसिस जो है किसने दी थी? एक्चुअली क्या है, पहले इसको बोला जाता था हाइब्रिड ब्रीडर, हाइब्रिड ब्रीडर, फिर बाद में इस हाइब्रिड ब्रीडर को टर्म दी थी हेट्रोसिस। देने वाले हैं सल,
किन्होंने दिया है? सल ने दिया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, जितने क्वेश्चन हेट्रोसिस से बन सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। चलिए, विच एस्टिमेट ऑफ हेट्रोसिस इज ऑफ कॉमर्शियल और प्रैक्टिकल वैल्यू, ये पूछा गया है भाई। जो हेट्रोसिस है, जब इसका एस्टिमेशन आप पढ़ोगे, है ना, कि हेट्रोसिस का एस्टिमेशन या एस्टिमेटेड जो है जब आप करोगे, तो तीन जनरली जो है एस्टिमेशन देखने को मिलते हैं इसमें, जो है हेट्रोसिस में। एक तो है एवरेज, एवरेज हेट्रोसिस। दूसरा है, एवरेज के बाद दूसरा है हेट्रो, अच्छा यहाँ पर लिखे हुए हैं तीनों हैं, एवरेज हेट्रोसिस, हेट्रोवेल्टियसिस और यूजफुल हेट्रोसिस। ये तीन हैं जो है याद रखें। अब इसमें से पूछा गया है कि भाई इन तीनों का एस्टिमेशन जैसे हम करते हैं तो किसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा है, या किसका हम कह सकते हैं कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है। तो ये है यूजफुल हेट्रोसिस का। यूजफुल हेट्रोसिस जिसे स्टैंडर्ड हेट्रोसिस कहते हैं, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस जो है इसे यूजफुल को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यूजफुल हेट्रोसिस यानी कि स्टैंडर्ड हेट्रोसिस जो है इसे कहा जाता है। चलिए, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें जो है ये हेट्रोसिस, यूजफुल हेट्रोसिस, हालांकि इसका क्वेश्चन आ जाएगा, अभी यहाँ पर अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको तो आगे क्वेश्चन जो है आ जाएगा, तब वहाँ फिर इजी रहेगा, है ना। चलो अभी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि सभी एवरेज हेट्रोसिस क्या है, हेट्रोवेल्टियोसिस क्या है और यूजफुल हेट्रोसिस क्या है, इसके क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। डोमिनेंस हाइपोथेसिस, देखिए डोमिनेंट हाइपोथेसिस जो है, ये हाइपोथेसिस जो है ये बात कहती है कि जो हेट्रोसिस होता है, हेट्रोसिस जो होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है डोमिनेंट, जो डोमिनेंट एलील होती है, डोमिनेंट एलील जो रहती है वो रिसेसिव, रिसेसिव लेथल एलील, जो लेथल एलील रहती है इनके ऊपर क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है। ये डोमिनेंट एलील, रिसेसिव जो लेथल एलील रहती है, इनके ऊपर प्रभावी रहता है। इस वजह से हेट्रोसिस जो है देखने को मिलता है, और ये हाइपोथेसिस डोमिनेंट जो है डोमिनेंस हाइपोथेसिस है। इन्होंने ये भी बात बोली कि हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से हेट्रोसिस नहीं होता है, ये इन्होंने ये सेंटेंस भी इसमें इंक्लूड किया था। तो डेवेनपोर्ट थे जिन्होंने 1908 में जो है इसको दिया था, ये ध्यान रखें। ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस वाज इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड इन 1808 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो देखिए जो है ईस्ट एंड सल, ये याद रखें, ईस्ट एंड सल, ये जो हल हैं, हल की बात करें तो इन्होंने ये जो है ये टर्म दी थी, ये भी याद रखना है कि ओवर डोमिनेंस जो है जो टर्म है वो किसने दी, हल ने दी है, जबकि आंसर क्या है, ईस्ट एंड सल इसका आंसर है। चलिए, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर एक और हाइपोथेसिस है, हालांकि क्या पता क्वेश्चन आ जाए। देखिए तीसरी हाइपोथेसिस है एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस। ये और हाइपोथेसिस थी जो अराउंड 1952 की बात है, जो देने वाले थे इसको गोबेन, गोबेन ने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद हेट्रोसिस कैन बी फिक्स्ड बाई विच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि जो हेट्रोसिस है इसको फिक्स कर किया जाता है किसके द्वारा। क्योंकि देखिए हेट्रोसिस में क्या होता है भाई, तो जो F1 हाइब्रिड होता है वो पेरेंट, जो उसके पेरेंट है यदि उससे सुपीरियर है तब हम कहेंगे कि हेट्रोसिस हुआ है। और ये जो हम कह सकते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस है वो यदि इसकी जो भी प्रोजेनी होगी, जिस प्रकार से F1 ने परफॉर्मेंस दिखाई है उसी प्रकार से इसकी जो प्रोजेनी है वो भी परफॉर्मेंस दिखाए, जिस प्रकार से F1 का जीनोटाइप है वही प्रोजेनी का जीनोटाइप रहे और परफॉर्मेंस उसकी सेम रहे, जो F1 की है वही इसकी प्रोजेनी की रहे, तब इसका मतलब यह है कि जो हेट्रोसिस है वो फिट्स हो गया है, हेट्रोसिस फिट्स हो गया है ना। तो वो किसके द्वारा जो है फिट्स होता है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है,
इसमें हेटेरोसिस फिट्स रहता है ना। एपोमेटसिस है जो एक प्रकार का एक्सुअल जो है एस एक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है एम्ब्रियो का निर्माण रहता है। बैलेंस लेथल सिस्टम है। ये सभी इसका जो है आंसर जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था ओइनोथेरा, ओइनोथेरा, ओइनोथेरा जो स्पीसीज होती है, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि ओइनोथेरा जो स्पीसीज होती है उसमें हेटेरोसिस को फिट्स किसके द्वारा करते हैं। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया था, एओ भर्ती 2021, है ना। 2021 में जो भर्ती हुई थी उसमें जो है ये आया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या दिया था, बैलेंस लेथल सिस्टम दिया था। ओइनोथेरा में बैलेंस लेथल सिस्टम है जिसके द्वारा हेटेरोसिस को फिट्स किया जाता है। फिर उसके बाद जो है आ जाइए, व्हेन ए सिंगल क्रॉस हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद दी एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, बताइए भाई क्या आंसर इसका रहेगा। चलिए सोचिए विचारिए क्या आंसर रहेगा। तो इसका जो आंसर है, देखिए हमने क्या किया है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, है ना। ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, इसका मतलब ये है कि भाई ए इंटू बी, ये हमने सिंगल क्रॉस हाइब्रिड किया था। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कैसे प्राप्त होता है, दो इनब्रीड जो लाइंस होती हैं उनके मध्य क्रॉस करने से, दो इनब्रीड लाइन ए और बी, इनके मध्य क्रॉस करने से जो है ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है। इसका क्रॉस करा दिया ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी से, कोई भी ओपन पॉलिनेटेड जो है वेराइटी है उससे क्रॉस करा दिया। तो ये जो बनता है इसके क्रॉस से जो है ये कौन सा क्रॉस कहलाएगा, ये कहलाएगा डबल टॉप क्रॉस। अब बाकी के आ भी जाएंगे। अब फिर बात आती है भाई कि टॉप क्रॉस जो है, ये टॉप क्रॉस क्या होता है, डबल टॉप क्रॉस है तो टॉप क्रॉस क्या होता है, आगे अभी क्वेश्चन आ जाएगा। पहले आप इस चीज को करिए। चलिए हम्म, चलिए भाई, चलिए कर लिया। अब देखिए आगे और क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्या है, क्रॉस बिटवीन इनब्रीड, जो इनब्रीड लाइन है। अब इनब्रीड जो है, जो लाइन है वो किससे प्राप्त होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो है इनब्रीड लाइन जो है, जो क्रॉस पॉलिनेटेड, जो क्रॉस पॉलिनेटेड जो वेराइटी होती है, उन क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटी में जब इन ब्रीडिंग कराई जाती है, क्या कराई जाती है, इन ब्रीडिंग, यानी कि बार बार सेल्फिंग कराई जाती है, तो इन ब्रीडिंग कराई जाती है, तो जो लाइन प्राप्त होती है वो इनब्रीड लाइन होती है। जब इनब्रीड लाइन का जो क्रॉस है वो किससे कराया जाता है, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी। लाइक कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ये ध्यान रखें और लाइक भी करें। अब जब ऐसा क्रॉस कराया तो ये कहलाएगा, हाँ ये कहलाएगा टॉप क्रॉस कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। क्या कहलाएगा, टॉप क्रॉस कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए ये ध्यान रखें आप। चलिए चलिए भाई, आ, इसमें एक समस्या है, इनब्रीड वेराइटी क्रॉस, ये जो टॉप क्रॉस है इसी का जो है एनोदर नेम है ना, ये भी याद रखना है। ये क्या है, एनोदर नेम ऑफ टॉप क्रॉस, ये ध्यान रखें, है ना। ये क्या है, एनोदर नेम ऑफ टॉप क्रॉस। इनब्रीड वेराइटी क्रॉस जो है, ये जब आप पढ़ोगे एसेंशियल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो है फंदनसीन, उस बुक में टॉप क्रॉस को इनब्रीड वेराइटी क्रॉस जो है बोला गया है। तो इसका मतलब जो है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो भाई इसका मतलब जो है आंसर तो ये भी होगा। क्लियर है, चलिए तो इसका मतलब दोनों ही आंसर हो गए इसके, ये भी ठीक है। चलो, और यदि
ऐसा हो कि 80 को 80 आंसर चुनना पड़े, तब आपको टॉप क्रॉस ही चुनना है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद हाइब्रिड वेराइटीज वर फर्स्ट एक्सप्लॉइटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। हाइब्रिड वेराइटी वर फर्स्ट एक्सप्लॉइटेड, हाँ ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये भी है, इंडिया की बात हो रही है, मेनली ये इंडिया की बात हो रही है। तो मेज, मेज में जो है इसके लिए ए आई सी आर पी ऑन मेज, ऑन मेज जो है AICRP ऑन मेज, ये 1957 में ओपन हुआ था। फिर उसके बाद रिसर्च स्टार्ट हुई, तो 1961 में मेज की जो है 4 वैरायटी थी। डंडा 1, डंडा 101 है ना, कौन कौन सी थी, डंडा 1, डंडा 101, डेक्कन और रंजीत, ये जो है 4 वैरायटी जो है हाइब्रिड वैरायटी थी जो डेवलप की गई थी 1961 में। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए चलिए भाई, थोड़ा थोड़ा जो है आप भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, औरों के जो है थोड़ा पढ़ते रहना। चलिए नोट, ध्यान से नोट डाउन करें आप इस चीज को। चलिए, और तो क्या, इसका इसका थोड़ा सा याद रखना, इसका थोड़ा सा याद रखना जो है 1980 में इसकी जो है फर्स्ट हाइब्रिड है ना, BSH फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। 19 सनफ्लावर BSH फर्स्ट 1980, ठीक है। ये हाइब्रिड वैरायटी इसकी डेवलप की गई थी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करते हुए। किसका, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ भी, ये भी जो है यहाँ पर भी ये वैरायटी जो डेवलप की गई है, ये भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करके डेवलप की गई है। और सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर की भी जो वैरायटी जो डेवलप की गई है, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज किया गया है। चलिए ये ध्यान रखना है। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी अनियन में जो है खोजी गई थी। चलिए, inbreed should be developed from open pollinated variety by continued self-in was first proposed by which of the following scientist। अच्छा, ऐसा किसने कहा है भाई, ये आपको बताना है। should be developed, हाँ, यानी कि जो ओपन पॉलिनेटेड जो वेराइटी है, ये जो ओपन पॉलिनेटेड जो वेराइटी है, इनमें आपस में जो है सेल्फ इन कराई गई। तो सेल्फ इन कराने से क्या है, इनब्रीड जो है डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं, इनब्रीड डेवलप होते हैं। इस बात को जो है प्रपोज जो है किसने किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बात को, इस बात को कहने वाले, इस बात को जो है पुष्टि करने वाले सल हैं, इन्होंने इस बात को प्रपोज किया है ना, ये ध्यान रखना। द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड, देखिए मेज मट्टा में जो है एक तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड और डबल क्रॉस, हमारे इंडिया में डबल क्रॉस हाइब्रिड है 1918 में, है ना। कौन साइंटिस्ट थे, जॉन्स थे भाई, है ना, जॉन्स थे जिन्होंने डबल क्रॉस हाइब्रिड जो तकनीक है वो दी थी। ये आपको याद रखना है, कौन थे, जॉन्स थे। चलिए, हाँ, और चलिए, फोर मेज हाइब्रिड डंडा 1, ये तो अभी जस्ट मैंने बताया था 1961 में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करते हुए ऐसा किया है ना। तो बाकी की और 15 जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में हम करेंगे। सेकंड पार्ट में हम अगले 15 क्वेश्चन और करेंगे, वो भी आप देख लेना। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में 15 क्वेश्चन और करेंगे, फिर भी कुछ बच जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी भी लिखाऊंगा जो इससे रिलेटेड होंगी, शॉर्ट नोट्स, हेट्रोसिस के शॉर्ट नोट्स हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।